कहानी की स्टार्टिंग एक जिंदा लड़की की कब्र को दिखाने से होता है। लिन वेई जिंदा रहने के बावजूद भी जब अपने कब्र को अपनी आंखों से देखती है तब वो बुरी तरीके से डर जाती है। उसके सामने एक बहुत ही ज्यादा ताकतवर पर्सन होता है जिसके हाथ में कॉन्ट्रैक्ट होता है लिन वेई को जान से मारने का। इसीलिए वो उसे पहले 7 दिनों की कैद में रखता है, उसके बाद उसके कब्र को तैयार करता है और बाद में वो उसे जान से मारने की कोशिश करता है। लेकिन उससे पहले वो उसे एक मौका देता है ताकि वो अपनी सारी कंपनी, अपनी प्रॉपर्टी अपनी छोटी बहन के नाम ट्रांसफर कर दे जिसे फैमिली ने गोद लिया है। उस पर्सन की ऐसी खतरनाक बातें सुनकर तो उसका जान सूख जाता है, लेकिन फिर भी वो आखिरी दम तक अपनी जान बचाने की कोशिश करती है। लेकिन कुछ दूर भागने के बाद वो फिर से एक कब्र के पास लड़खड़ाते हुए गिर जाती है। मास्टर बाहर निकलती है, लेकिन जैसे वो पर्सन देखता है कि ये कोई औरत है, उसे ऐसा लगता है कि शायद ये सिर्फ डराने का नाटक कर रही थी, असल में ये सिर्फ एक लड़की होगी। इसीलिए वो उसे भी एक आम लड़की समझता है और कहता है कि चुपचाप यहाँ से चली जाओ, नहीं तो सबसे पहले मैं तुम्हें ही खत्म कर दूंगा। लेकिन तभी डबल मास्टर अपने पावर का यूज करती है और उसे जोरदार पंच मारती है जिस वजह से वो हवा में उड़ने लगता है। इसके बाद वो अपने पावर का यूज करती है और हल्की जंजीरों का यूज करते हुए उसे चारों तरफ से जकड़ लेती है और उसके बाद क्रॉस साइन पे उसे टांग देती है, ये कहते हुए कि तुम्हें अपने गुनाह को अब कबूल करना होगा। तभी अचानक से एक जादुई आईना ओपन होता है जिसमें उसके सभी बुरे काम कैप्चर हो चुके होते हैं, जिसमें दिखाया जा रहा होता है कि किस तरीके से वो बुरी औरतों पे अत्याचार करता है। नौकरानी, लड़की, माँ, वो किसी को भी नहीं छोड़ता है। वो हर किसी की लाइफ तबाह कर देता है जिसकी लाइफ में भी वो एंटर होता है। अपनी गलतियों को अपनी आंखों से देखकर तो वो पर्सन डर जाता है और हेल मास्टर से माफी मांगने लगता है। कहता है कि मैंने अपनी गलती देख ली, मुझे अपनी गलती का रियलाइज हो गया है, अब मुझे जाने दो। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से भाग जाता है। तब हेल की रानी किसी को भी नुकसान ना पहुंचाए वहाँ से जाने का फैसला करती है, क्योंकि उसने किसी को भी मारने का फैसला नहीं किया था। लेकिन उसे इस तरीके से जाते हुए देखकर वही उसे रोकती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, बदले में तुम जो चाहो वो मुझसे ले सकती हो, लेकिन बस तुम मेरी मदद कर दो। उसकी बातें सुनकर हेल की मास्टर उसकी मदद करने का फैसला करती है, अपने पावर का यूज करती है और उसके सीने में एक ऐसा खंजर घोंप देती है जिससे वो उसे अपना एजेंट बना लेती है, जिसे इंसानी दुनिया में रहकर अच्छे बुरे काम को देखना होगा और बुरे काम होने से उसे रोकना होगा। अब खंजर लगने के बाद अब उसके अंदर इतनी अद्भुत शक्तियां आ चुकी होती हैं कि वो किसी के ऊपर भी गलत होते हुए नहीं देख सकती थी। इसके साथ ही डेविल मास्टर ने उसके ऊपर 18 सील लगा दिए होते हैं जिससे वो बुरे काम को खत्म करने के बाद उसे अपने आप से हटा सकती है, और अगर वो पूरे सील को हटाने में कामयाब हो जाती है तब डेविल मास्टर उसे न्याय की जज बना देगी और ये जो शक्तियाँ उसके पास हैं वो शक्तियाँ हमेशा के लिए उसके पास रह जाएंगी। अब इतनी सारी शक्तियों को पाने के बाद वेई का जो पहला काम होता है वो अपनी बहन से बदला लेने का होता है, और तभी यहाँ पे शाओ ये आता है जो कि वेई का रियल ब्रदर होता है। लेकिन जब वो यहाँ पे अपने पेरेंट्स और अपनी सिस्टर को इस तरीके से बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए देखता है, वो भी उस समय जब उसकी बड़ी बहन लापता है, तब उसे ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा बुरा फील होता है। वो अपने पेरेंट्स से कहता है कि आप लोग इतने ज्यादा क्रूर कैसे हो सकते हो, आपकी बड़ी बेटी लापता है और आप उसे ढूंढने के बजाय यहाँ पे दूसरी बेटी की बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहे हो। लेकिन पेरेंट्स तो कहने के बावजूद भी उसकी बातों पे ध्यान नहीं देते हैं, बल्कि उसे उसके साथ छोटी बहन के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए कहते हैं। ये सब देखकर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है कि इस समय आपको बड़ी बहन को ढूंढना चाहिए। जब उसका एक्सीडेंट हुआ था 7 दिन पहले, उसके बाद से ही उसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। लेकिन जो पेरेंट्स होते हैं उनकी बात करने के तरीके से ऐसा लग रहा होता है कि उन्होंने पहले ही अपनी बड़ी बेटी को मरा हुआ समझ लिया है, इसलिए वो उसे ढूंढने पे बिल्कुल भी जोर नहीं देते हैं। और भाई उन्हें बातें पे बातें सुनाई जा रहा होता है, जिसे सुनकर चैन से कहती है कि अच्छा होगा कि तुम्हें भी तुम्हारी बहन के पास भेज देती। ये सुनकर भाई को छोटी बहन पे शक होता है। वो उससे कहता है कि इस बात को कहने का तुम्हारा क्या मतलब है, क्या बहन को गायब करने के पीछे तुम्हारा ही हाथ है। ये सुनकर चैन कहती है कि शायद ऐसा हो भी सकता है, और अगर तुमने ज्यादा चालाकी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें भी वहाँ पे भेज दूंगी, और ज्यादा एटीट्यूड दिखाने की मुझे कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी बहन आकर तुम्हें बचाने वाली बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन तभी दरवाजे पे नॉक होता है। ये सुनकर सभी डर जाते हैं, लेकिन पूछने से पता चलता है कि वहाँ पे तो डिलीवरी वाला है जो कि चैन का बर्थडे गिफ्ट लेकर आया होता है, जिसे डैड ने उसे गिफ्ट किए होते हैं। वो भी हीरो का सेट होता है। वो उस सेट को अपनी बेटी को गिफ्ट करते हैं। इसके बाद वो अपनी बेटी को समझाते हैं और कहते हैं कि पुरानी चीजों को वो भूल जाए, एक साथ वो लोग मिलकर नई शुरुआत करें, क्योंकि कंपनी को भी बहुत ही जल्द चैन टेक ओवर करने वाली है, क्योंकि सभी बोर्ड मेंबर भी ऐसा ही चाहते हैं। इसीलिए सभी चीजें आसानी से हो जाएंगी तो ये बेहतर होगा। इनकी बातें सुनकर तो भाई को इनसे घिन आने लगती है। वो खुद ही अपनी बहन को ढूंढने के लिए यहाँ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन चैन उसे ऐसा करने से रोकती है और उसके सर पे वाइन बोतल से वार कर देती है, जिससे उसके सर में गहरी चोट पड़ जाती है। इसके बाद वो टूटे हुए कांच को उठाती है और उसे लेसन सिखाने की कोशिश करने लगती है। तभी दरवाजे पे नॉक होती है और धीरे से दरवाजा ओपन होता है, और इस बार दरवाजे पे कोई डिलीवरी बॉय नहीं होता है। इस बार होती है तो सिर्फ और सिर्फ वेई धीरे धीरे कदमों से घर के अंदर एंटर होती है और अपने भाई को ही देखे जा रही होती है। लेकिन बाकी के लोग जब उसे सही सलामत देखते हैं तब वो डर जाते
जाते हैं। चैन तो इसे देखकर इतनी ज्यादा डर जाती है कि वो उसे कहने लगती है कि तुम्हारा एक्सीडेंट में मेरा कोई भी हाथ नहीं है, मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया है। लेकिन वे उसकी कोई भी बातें ध्यान से नहीं सुनती है, बल्कि उसका सारा का सारा ध्यान उसके भाई पे होता है। वो उसके चोट को देखती है और उसे पूछती है कि बताओ तुम्हारे साथ ये सब किसने किया। वो उससे कुछ नहीं कहता है, बस उसे प्यार से देखे जा रहा होता है। वे धीरे से उसके पास आती है, अपने पावर का यूज करती है और उसे ठीक कर देती है। थोड़ी ही देर के अंदर उसके सभी चोट भर जाते हैं। इसके बाद वो उसे फिर से पूछती है कि बताओ तुम्हारे साथ ये सब किसने किया। तब भाई बता देता है कि वो उसे ढूंढने के लिए बाहर जा रहा था। तब चैन ने उसके ऊपर वाइन बोतल से हमला कर दिया ताकि वो उसे ढूंढने के लिए ना जाए। अब खुद का नाम सामने आते ही बहन बुरी तरीके से डरने लगती है और वे के सामने बहाना बनाने लगती है, ये कहते हुए कि आज उसका बर्थडे है और आज के दिन वो तमाशा क्रिएट कर रहा था, इसलिए बस उसने उसे थोड़ा सा लेसन सिखा दिया। ये सुनकर वे कहती है कि मैंने अभी तक तुम्हारी पिछली गलती का तुमसे हिसाब लिया ही नहीं और तुमने नई गलती कर दी। ऐसा कहते हुए वो उसे थप्पड़ मारती है। तभी मॉम वे को रोकते हुए कहती है कि वो सब परिवार है, इसलिए वो अपनी बहन के साथ ऐसा बर्ताव ना करे। पिता भी वेई को समझाने लगते हैं और कहते हैं कि देखो जो कुछ भी हुआ है उसमें चैन की कोई भी गलती नहीं है। तुम्हें पता है ना बचपन से ही चैन तुमसे कितना ज्यादा प्यार करती है। जब भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम होती थी वो रोना स्टार्ट कर देती थी। फिर वो अपने बेटे से भी कहते हैं कि वो वेई को समझाए, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा नजदीक थे। वेई कहती है कि अच्छा मैं इतने दिनों से लापता हूँ, तुम लोगों ने मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं की और चैन के बर्थडे पे तुम लोग चाहते हो कि मेरी कंपनी उससे देकर मेरे भाई को नुकसान पहुंचाओ। क्या इसे ही तुम लोग परिवार कहते हो? ऐसा कहते हुए अपने पावर का यूज करती है और इन तीनों को सजा देते हुए तीनों को ही हेल में भेजने की कोशिश करती है। लेकिन जैसे ही वो अपने बदले को अंजाम देने वाली थी तभी उसके कानों में डेविल मास्टर की आवाज सुनाई देती है, जो कि उसे ऐसा करने से रोकती है और बताती है कि तुम मेरी शक्तियों का यूज कर रही हो इस समय अपने गुनहगारों को सजा देने के लिए, लेकिन तुम्हें मेरे कुछ रूल्स को फॉलो करना होगा। अगर तुम्हें मेरे पावर का यूज करना है तो तुम्हें उससे पहले अपने गुनहगारों को उनकी गलती को एक्सेप्ट करवाना होगा, उन्हें ऐसा फील करना होगा कि वो गलत थे, उसके बाद ही तुम उन्हें सजा दे सकती हो। उससे पहले अगर तुम ऐसा कुछ करती हो तो तुम्हें ही नुकसान झेलना होगा। ये सुनकर वे रुक जाती है। तभी चैन ध्यान से वे की परछाई को देखती है। पहले वो उसे भूत समझ रही थी इसलिए वो उसे डर रही थी, लेकिन जब वो उसकी परछाई को देख लेती है तो वो फिर से एटीट्यूड के साथ भर जाती है और उसे कहती है कि तुम वापस भी आ गई हो तो क्या हुआ, अगर तुम मरी नहीं तो मैंने तुम्हारी कंपनी तो तुमसे छीन ली है। अब तुम्हारे पास कोई भी नहीं है और तुम मेरे सामने ऐसे खड़े होकर चिल्ला भी नहीं सकती हो। अब तुम मेरे सामने एक कुत्ते की तरह हो जिसे मैं जब चाहूँ यहाँ से बाहर आसानी से निकाल सकती हूँ। ये सुनकर वे उसे 3 दिन का समय देती है और कहती है कि तुमने मेरे जो कुछ भी चीजें ली हैं उसे वापस कर दो, नहीं तो 3 दिन के बाद। ऐसा कहते हुए बात को बीच में ही छोड़कर वहाँ से चली जाती है, जिसपे चैन उसे कमजोर समझती है और उसे वार्निंग देती है कि वो उसकी कोई भी चीज उसे वापस नहीं करेगी। लेकिन उसे ये नहीं पता होता है कि 3 दिन के बाद उसने उसे जहन्नुम भेजने का फैसला कर लिया है। उसके जाने के बाद मॉम एंड डैड चैन से बात करते हैं और कहते हैं कि क्या तुमने सही चीजें सही तरीके से नहीं की थी कि वो जिंदा वापस आ गई? क्या तुमने सही तरीके से उसे खत्म नहीं किया था? देखो वापस आने के बाद वो कितनी ज्यादा खतरनाक हो गई है। अब तीनों की बातें सुनकर तो ऐसा लगता है कि तीनों ने जानबूझकर वेई को खत्म किया था ताकि वो उसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर सके। अब चैन का तो समझ में आता है कि वो वेई से नफरत करती होगी, लेकिन पेरेंट्स ऐसा क्यों कर रहे हैं ये तो हमें कहानी में आगे ही पता चलेगा। वह आगे जो जू होती है वो पेरेंट्स को डरने से मना करती है और कहती है कि वो वापस आ भी गई तो क्या हुआ, वो उसे फिर से खत्म कर देगी। पेरेंट्स कहते हैं कि तुमने तो पहले ही किसी को बहुत सारे पैसे दिए थे उसे खत्म करने का, तो उसका क्या हुआ? ये सुनकर वो कहती है कि पता नहीं, उसका कुछ पता ही नहीं चल रहा है। शायद इस वेई ने उसे ही पैसे देकर उसे शहर से बाहर निकाल दिया होगा ताकि वो बच जाए। अब वे जब से वापस आई होती है तब से पेरेंट्स उसके बदले हुए अंदाज को देखकर डर रहे होते हैं। उन्हें ऐसा फील हो रहा होता है कि उसके सामने कोई नर्क की देवी खड़ी है। इसके बारे में वो डिस्कस करते हैं, लेकिन चैन उन्हें ऐसा सोचने से मना कर देती है और कहती है कि वो लोग ज्यादा सोच रहे हैं। वो अपने पेरेंट्स को समझाती है कि शायद वो उन्हें डराना चाहती थी इसलिए वो यहाँ पे इस तरीके से आई थी। वैसे उन्हें ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी बाहर के लोगों को पता है कि वो मर चुकी है, इसलिए मैं उसे फिर से खत्म कर दूंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। ऐसा कहते हुए वो किसी के पास कॉल करती है, वे को जान से मारने का कॉन्ट्रैक्ट देती है और इस बार कोई गलती ना हो इसलिए वो 2 गुने पैसे देने को तैयार हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम दोनों भाई बहन को देखते हैं जिन्होंने घर को छोड़ दिया होता है, क्योंकि अब उस घर में उनका कुछ भी नहीं होता है। न ही वे की कंपनी उसके हाथ में थी और न ही उसके पेरेंट्स हाथ में थे, और जो कुछ भी उसने सेविंग किया था वो भी उसके हाथ में नहीं होते हैं। इसलिए उसने इस समय अपने घर को छोड़ दिया होता है, क्योंकि इसमें उसे वहाँ पे रहना उनके लिए सेफ नहीं था। वो बाहर रास्ते पे ऐसे भटक रहे होते हैं कि अब उन्हें कहाँ जाना चाहिए। तभी अचानक से उनके पास एक लग्जरी कार आकर रुकती है, जिसके अंदर से जियांग टैन का सबसे अमीर इंसान बाहर निकलते हैं, मिस्टर गू। वे उन्हें पहले से ही पहचानती थी। वैसे तो उनका आमना सामना कभी नहीं हुआ था, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के बारे में जानते थे। वे मिस्टर गू को यहाँ पे अचानक से देखकर उनसे पूछ लेती है कि वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं। ये सुनकर मिस्टर गू डेविल मास्टर के बारे में वेई को बताते हैं कि बरसों पहले डेविल मास्टर ने उनकी मदद की थी। जब वो रास्ते पे थे, उनके पास कुछ भी नहीं था, उस समय डेविल मास्टर ने उनकी मदद की थी, जिसके बाद उन्होंने लाइफ में बहुत सारे सक्सेस हासिल किए और जिसके बाद वो शहर के सबसे ज्यादा रिच पर्सन बन गए। वे उनकी बातें सुन रही होती है। इसके बाद मिस्टर गू बताते हैं कि डेविल मास्टर से उन्हें पता चला
है कि वे बहुत ही जल्द लॉर्ड ऑफ डार्क हेल बनने वाली हैं, इसीलिए डेविल मास्टर मिस्टर गू से चाहती हैं कि जितना भी मदद हो सके वो वेई की मदद करें। ऐसा कहते हुए मिस्टर गू वेई के सामने झुक जाते हैं क्योंकि उन्होंने उसे लॉर्ड ऑफ ड्रैगन मान लिए होते हैं और उसे अपने साथ घर ले जाने की बात कहते हैं। ये सुनकर वेई अपने भाई के साथ उनके साथ चली जाती है क्योंकि इस समय उसके पास रहने की कोई भी जगह नहीं होती है। कुछ समय के बाद वो दोनों मिस्टर गू के पैलेस पे पहुंच जाते हैं। जब वो रेस्ट कर रहे होते हैं तभी उनके पास चैन कॉल करती है। चैन की कॉल को देखकर भाई उसे उठाने से मना करता है, लेकिन वेई के दिमाग में कुछ चल रहा होता है इसलिए वो फोन को रिसीव कर देती है। फोन रिसीव होते ही चैन उधर से रोते हुए बातें करती है और अपनी बहन से माफी मांग रही होती है और कहती है कि उसे किसी डेविल ने पोजेस कर लिया था, इसलिए वो उसके साथ इतना ज्यादा गलत कर रही थी, लेकिन अब वो ठीक हो गई है और उसके मॉम डैड ने भी उसे समझाया है कि वो गलत कर रही है, इसलिए वो चाहती है कि वो सारी चीजें जो कुछ भी उसने उसे छीना है वो उसे वापस कर दे। बस शर्त यह है कि वेई को उसे माफ कर देना होगा। ऐसा कहते हुए वो उसे अगले दिन कहीं पे मिलने के लिए बुलाती है, ये कहते हुए कि वो अपने साथ एग्रीमेंट के पेपर लाएगी और वो उसे माफ करते हुए उस पे सिग्नेचर कर लेगी, लेकिन वे फिर भी जाने के लिए मान जाती है। फोन कट होने के बाद भाई उसे कहता है कि तुम्हें साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है कि वो तुम्हारे लिए जाल बना रही है। चैन की ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर तो भाई को पहले ही शक हो जाता है कि ये कोई गंदी सी चाल है, इसलिए वो अपनी बहन को रोकने की कोशिश करता है। वे कहती है कि मुझे पता है और मैं जाकर देखना चाहती हूँ कि वो मेरे साथ करना क्या चाहती है। असल में वे तो अपने लिए मौका बना रही थी ताकि वो सभी से बदला ले सके, इसीलिए वो जाने के लिए मान जाती है। बाद वो अपने थोड़े बहुत प्लान के बारे में अपने भाई से डिस्कस करती है, जिसे सुनने के बाद वो उसे रोकता नहीं है। बल्कि कुछ समय के बाद वो चैन के बताए गए एड्रेस पे पहुँच जाती है, जहाँ पे जाने के बाद वो चैन को आवाज देती है, लेकिन चैन तो वहाँ पे नहीं आती है, बल्कि आते हैं तो कुछ गुंडों को देखने के बाद भी, उनकी वार्निंग सुनने के बाद भी वो शांत रहती है और अभी भी वो चैन को आवाज दिए जा रही होती है। उसकी बातें सुनकर चैन सामने आ जाती है और कहती है कि मौत सामने खड़ी है, लेकिन फिर भी तुम्हारे अंदर का एटीट्यूड अभी भी गया नहीं है। तुम अभी भी अपने आप को कंपनी की मालकिन समझ रही हो, लेकिन ये तुम्हारी भूल है क्योंकि कंपनी की मालकिन अब सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। वैसे क्या तुम इस जगह को पहचान रही हो? इसे तुमने ही डिजाइन किया है। अगर मैं तुम्हें यहाँ पे मार कर दफना दूं तो किसी को भी थोड़ा सा भी शक नहीं होगा। जिस पर्सन ने जिस बिल्डिंग को बनाया है उसकी लाश उस बिल्डिंग के अंदर से निकाली जा सकती है। ये सुनकर वो उसे कहती है कि वाकई ये जगह बहुत ही ज्यादा अच्छी है, लेकिन ये मेरे ऊपर शूट नहीं होगी। अगर मैं तुम्हें और तुम्हारे लोगों के साथ यहाँ पे दफना देती हूँ तो ये तुम पे ज्यादा शूट करेगा। ये सुनकर तो उसकी हंसी गायब हो जाती है, लेकिन फिर भी उसका एटीट्यूड कम नहीं होता है। वो उससे कहती है कि तुम चाहे कितना भी यहाँ से निकलने की ट्राई क्यों ना कर लो, लेकिन फिर भी तुम एक लड़की हो, इतना सारे लड़कों के सामने तुम उसका मुकाबला नहीं कर पाओगे। वैसे अब मुझे यहाँ से कुछ समय के लिए चले जाना चाहिए, क्योंकि जब ये लोग तुम्हें पीटेंगे तो मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगेगा और मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम मेरे सामने अपना दम तोड़ो, इसलिए मुझे यहाँ से जाना होगा। ऐसे कहते हुए वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद इन गुंडों को भी ऐसा लग रहा होता है कि अकेली लड़की को वो आसानी से हरा सकते हैं, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं होने वाला था। वही उन्हें पहले ही वार्न करती है और कहती है कि वो लोग पहले ही अपनी गलती एक्सेप्ट कर ले। उसके हाथ में उसका खंजर भी होता है, जिससे वो समझाने की कोशिश करती है कि वो कोई आम लड़की नहीं है, इस दुनिया की जज है, लॉर्ड ऑफ डार्क हेल। लेकिन ये सुनने के बावजूद भी ये लोग उसकी बातें नहीं सुनते हैं और मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या, फिर वो अपने पावर का यूज करती है और सभी पर्सन को उनकी जगह पे ही फ्रीज कर देती है। वो अपनी बॉडी को मूव भी नहीं कर पा रहे होते हैं। वो तो समझ नहीं पाते हैं कि उनके साथ अब क्या होने वाला है। वेई ने तो अभी सब कुछ स्टार्ट ही किया होता है। इसके बाद वो अपने पावर का यूज करती है और सभी आत्माओं को लेकर हेल पहुंच जाती है, जहाँ पे जब पहली बार गुंडों की आंखें खुलती है तब वो हेल में होते हैं। हेल में होने के बावजूद भी उन्हें ऐसा लगता है कि ये उनकी इमेजिनेशन है। वो रियलिटी पे भरोसा ही नहीं करना चाहते हैं। वो खुद को यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं कि ये सारी चीजें नकली है, वो उनका सपना है। पर उसी वक्त वेई उनके सामने आती है और वो भी पहली बार जज बनने की रूप में। इसका ये अंदाज बहुत ही ज्यादा बेखौफ होता है। इसके बाद वो उन सभी की गलतियां गिनवाने लगती है। वो बताती है कि उन सभी ने अपने लाइफ में बहुत सारे पाप किए हैं जिसकी उन्हें सजा भुगतनी होगी। वो चाहे कुछ भी क्यों ना कर ले, वो अपनी सजा से बिल्कुल भी नहीं बच सकते हैं। इसके बाद वो उनकी सजा के बारे में बताने लगती है कि अगर वो अपनी गलती कंटिन्यू रखते हैं तो उन्हें ऐसी सजा मिलेगी। उन्हें हर पल आसमान से गिरने का डर होगा, उनकी बॉडी को जलाया जाएगा और बार बार उनकी बॉडी को तोड़ा जोड़ा जाएगा, जब तक कि उनकी सोल के साथ उनकी पूरी बॉडी ये गवाह देने के लिए तैयार नहीं हो जाते हैं कि उन्होंने गलत किया। वो माफी नहीं मांग लेते हैं। यहाँ तक पहुँचने के बावजूद भी ये लोग रियलिटी पे भरोसा नहीं कर पा रहे होते हैं। तभी वे अपने पावर का यूज करती है और अपने आग वाले दानव को बुलाती है। अब आग वाले दानव को अचानक से आते हुए देखकर वो सभी के सभी इतने ज्यादा डर जाते हैं कि उससे बचने के लिए एक पिंजरे में जाकर खुद को लॉक कर लेते हैं। और उसके बाद वो वेई से और उस दानव से डरते हुए अपनी सारी एक्सेप्ट करने लगते हैं और मान लेते हैं कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है। अब वेई स्टार्टिंग के दिनों तक किसी की जान नहीं ले सकती थी। उसे अपने लगे हुए सील को तोड़ना था, जिस वजह से वो उन्हें एक ही बार में खत्म नहीं करती है, बल्कि अपने चाकू का यूज करते हुए सभी के अंदर की बुराई, उनके अंदर की लालच सभी को खत्म कर देती है।
दूसरी तरफ हम चैन को देखते हैं जो कि कार में बैठकर वेई के मरने का इंतजार कर रही होती है और सोच रही होती है कि वेई की चीखें उसे कब सुनाई देंगी। लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी जब वो वेई की आवाज चीखते हुए नहीं सुनती है तब उसके दिमाग में काफी सारी चीजें एक साथ चलने लगती हैं। सोचती है कि शायद वेई ने इस बार भी उन सभी लोगों को चकमा दे दिया होगा, या फिर उसने उसे पीट कर खत्म कर दिया होगा, या फिर वो सुंदर है तो सभी लोग उसके प्यार में पागल हो गए होंगे और उसे छोड़ दिए होंगे। ऐसी बातें उसके दिमाग में चल रही होती है। इस वजह से वो शांत नहीं रह पाती है और कार से बाहर निकल जाती है ताकि वो सारी चीजें खुद ही अपनी आंखों से देख सके। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद उसे पहला गुंडा मिलता है, लेकिन इस समय उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब होती है, वो अभी अभी नर्क से बाहर आया होता है, जिस वजह से उसके सामने नर्क की सारी चीजें चल रही होती हैं और वो डर के मारे कुछ भी गलत करने से मना कर देता है। चैन उसे समझाती है और ज्यादा से ज्यादा पैसे देने का ऑफर देती है, लेकिन उसके मन में तो इतना ज्यादा डर बैठ गया होता है कि वो उसकी एक भी बात नहीं सुनता है, अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। कुछ समय के बाद बाकी लोग भी आते हैं और उन सभी की हालत लगभग लीडर की जैसी होती है। ये सब देखकर चैन डरने लगती है कि आखिर वेई ने उन लोगों के साथ क्या क्या होगा, जिस वजह से वो लड़की होने के बावजूद भी इतने ज्यादा डर चुके हैं। तभी सामने से वेई उसी खंजर को अपने हाथ में लिए धीरे धीरे चैन की तरफ बढ़ने लगती है। चैन की हालत तो उन लोगों को देखकर बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। वेई उसके पास आती है और कहती है कि मैंने पहले ही तुम्हें एक मौका दिया था, लेकिन तुमने तो मुझे जान से मारने के लिए दूसरे लोगों को बुला लिया। अब बताओ कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूं? चैन उसे पूछती है कि बस मुझे ये बताओ कि तुमने उन लोगों के साथ क्या किया। ये सुनकर वो उसे कहती है कि तुम्हें ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम बहुत ही जल्द जानने वाली हो कि उनके साथ क्या हुआ था। फिर वो अपने पावर का यूज करती है, चाकू का कलर बदलने लगता है और उसकी आंखें भी गहरी लाल हो जाती है। वो इतनी ज्यादा डरावने लगने लगती है कि चैन उससे देखकर डर जाती है, तुरंत अपनी कार में बैठती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन वेई उसे इतनी आसानी से भागने नहीं देती है। वो उसे कहती है कि मैं आज तुम्हें यहीं पे खत्म कर सकती हूँ, लेकिन मैंने पहले ही तुम्हें 3 दिन का समय दे दिया है, इसीलिए तय किए गए दिन पे ही मैं तुम्हारा हिसाब करूंगी। उससे पहले अगर तुम सुधर जाती हो तो तुम्हारी सजा कम हो सकती है, नहीं तो तुम सोच लेना कि मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करने वाली हूँ। अब कुछ समय के बाद चैन बहुत ही ज्यादा डरते हुए घर पे पहुँचती है। उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। पेरेंट्स उसे इस तरीके से देखकर उससे पूछते हैं कि उसके साथ क्या गलत हुआ है। साथ ही वो वेई के बारे में पूछ रहे होते हैं कि क्या सभी चीजें सही तरीके से हो गई। तब वो बहुत ही ज्यादा डरते हुए बताती है कि उसकी बहन भूत है। वो सभी चीजों के बारे में बता रही होती है, लेकिन वो घबराई हुई होती है, जिस वजह से वो सभी चीजें अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। वो बस इतना बता पाती है कि जिन लोगों को उसने मारने के लिए कहा था वो अचानक से पागल हो गए और उसकी बहन की भी आंखें भूतिया की तरह लाल हो गई थी, जिस वजह से वो डर के यहाँ पे आ चुकी है। जिस उनके पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि वो झूठ बोल रही है, इसलिए वो उसे डांटते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हें ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम $1 ट्रिलियन की मालकिन हो और एक बड़ी सी कंपनी की CEO हो, तुम्हें अपने बिहेवियर पे कंट्रोल रखना चाहिए। फिर पेरेंट्स उसे समझाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि अगर सच में वो कोई भूत है और उसके पास शक्तियां है तो उसने हमें पहले ही खत्म क्यों नहीं कर दिया? आखिर उसने तुम्हें 3 दिन की जिंदगी क्यों दी है? देखो, ये उसकी चाल है। 3 दिन के अंदर वो चाहती है कि कंपनी के अंदर कुछ ऐसी गड़बड़ी कर दे जिससे कि कंपनी वापस से उसके पास चली जाए। तुम्हें याद है ना कि हमने इस कंपनी को पाने के लिए कितना ज्यादा मेहनत किया है, इसलिए तुम्हें उसे डरना नहीं होगा और डट कर उसका मुकाबला करना होगा। चैन कहती है कि मैं उसका मुकाबला करना चाहती हूँ, लेकिन आप बताओ मैं क्या करूँ, क्योंकि पहले जब मैंने उसे जान से मारने की कोशिश की तब उस टाइम जितने भी लोग थे वो अचानक से गायब हो गए। दूसरी बार मैंने ट्राई किया तो इस बार जितने भी लोग थे वो पागल हो गए। पिता कहते हैं कि ये सारी चीजें नकली है, वो नाटक कर रही है ताकि वो तुम्हें डरा कर सारी चीजें हासिल कर सके, इसलिए तुम उसके जाल में मत फंसो। ऐसे कहते हुए पेरेंट्स उसे समझाते हैं और चैन उनकी बातें सुन लेती है। उसे भी समझ में आ जाता है कि वेई उसे कंपनी छीनने के लिए सारी चीजें कर रही है। इसके बाद डैड उसे कहते हैं कि अगर वो भूत होते भी है तो इससे क्या हो जाएगा, हमारे पास अब इतने पैसे हैं कि हम किसी भी तरीके से उसे खत्म कर सकते हैं। तुम कुछ अच्छे मास्टर की तलाश करो, उन्हें बहुत सारे पैसे दो और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कहो। ये सुनकर वो खुश हो जाती है, क्योंकि अब उसके पास एक रास्ता था वेई के साथ डील करने का। इसके बाद वो फिर से पुरानी सभी चीजें भूल जाती है कि वेई ने उसके साथ क्या किया था। वेई कितनी ज्यादा डरावनी थी। वो तुरंत ही बहाना बनाते हुए एक मास्टर के पास पहुंच जाती है, जहाँ पे वो उनसे झूठ बोलती है और कहती है कि एक दानव उसके पीछे पड़ चुकी है जो कि उसे जान से मारना चाहती है। मास्टर भी उसकी बातों में फंस जाते हैं और इसे पूछते हैं कि बताओ तुम्हारे पीछे जो राक्षस लगा है वो कौन है। तब चैन बताती है कि वो मेरी बहन है और वो फैमिली की विरासत हासिल करने के लिए मेरे पीछे पड़ी है, जिसके लिए वो हमेशा मुझे डराती है और जान से मारने की कोशिश करती है। ऐसा कहते हुए वो रोने लगती है और कहती है कि मैं नहीं चाहती हूँ कि उसकी वजह से मेरे पेरेंट्स की जान चली जाए, इसलिए आप मेरी मदद करो। अब मास्टर जो होते हैं वो अच्छे होते हैं, इसलिए वो उसकी बातें मान लेते हैं। वो ऐसा सोचते हैं कि ये उनका कर्तव्य है कि वो राक्षसों से इंसानों को मुक्त करे। जिसके बाद वो राक्षस के बारे में और भी बातें पूछते हैं। तब चैन बताती है कि वो उससे मिलने के लिए और डराने के लिए कल पक्का आने वाली है, क्योंकि कल कंपनी में जनरल मीटिंग होने वाली है और किसी हाल में वो उसे पूरा होते हुए नहीं देख सकती है। ये सुनकर मास्टर उसे कहते हैं कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास मदद पहुंच जाएगी। ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है और वहाँ से चली जाती है। बाहर आने के बाद उसके पास किसी का कॉल आता है जो कि उसे पूछता है कि वो इस समय कहाँ पे है। ये सुनकर वो बहाना बनाने की कोशिश करती है, लेकिन जिस पर्सन से वो बात कर रही थी
उस पर्सन ने छुपकर उसके ऊपर नजर रखा हुआ था, जिस वजह से वो झूठ नहीं बोल पाती है और सच्चाई बता देती है। बात करने के तरीके से तो ऐसा लगता है कि शायद ये दोनों रिलेशनशिप में हैं। और जो लड़का होता है वो चैन से बातें करते टाइम उसे ये कहता है कि अगर तुम अपने इस प्लान में कामयाब नहीं होती हो तो मैं तुमसे मिलने के लिए दोबारा कभी भी नहीं आऊंगा, इसीलिए तुम्हें 2 दिन के अंदर अपनी बहन को खत्म कर देना होगा। ये सुनकर वो कहती है कि ठीक है। फोन को रखने के बाद चैन की बातों से हमें पता चलता है कि उस लड़के का वेई के साथ भी पास्ट का कोई कनेक्शन है। दूसरी तरफ हम वेई को देखते हैं जो कि सही सलामत घर पे पहुंचती है। भाई उसे देखते ही खुश हो जाता है और सभी चीजों के बारे में पूछता है, साथ ही वो चैन के बारे में पूछता है कि उसने उसके साथ क्या किया। तब वेई उससे सारी बातें डिटेल के साथ तो नहीं बताती है, बल्कि इतना बता देती है कि उसने चैन के साथ अच्छी तरीके से डील किया है। इसके बाद वो उसे फिर से नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचेगी भी नहीं। भाई ये सुनकर उसके लिए इस समय खुश होता है, लेकिन वो उससे कहता है कि उसने उसकी कंपनी छीन ली है तो आखिर वो इस मामले में क्या करने वाली है। वेई कहती है कि तुम्हें ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उस कंपनी को मैंने अपने बलबूते पे खड़ा किया है, इसलिए मुझे पता है कि उसे किस तरीके से कब और कैसे लेना है। और वैसे भी वापस आने के बाद ये सारी चीजें मेरे लिए बहुत ही ज्यादा नॉर्मल हो गई हैं। उसके बदले अंदाज को देखकर भाई उसे कहता है कि तुम पहले से बहुत ही ज्यादा बदल चुकी हो। देखकर वेई को ऐसा लगता है कि शायद उसके भाई को उसका बदला हुआ अंदाज पसंद नहीं आ रहा है, इसलिए वो उसे पूछती है कि क्या तुम्हें मुझसे नफरत हो रही है। तब भाई उसे कहता है कि नहीं, तुम्हारे इस बदले हुए अंदाज को देखकर मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। पहले तुम्हें लोग बहुत ही ज्यादा परेशान करते थे, तुम्हारी चीजें छीन लेते थे और तुम्हें बेवकूफ बना देते थे, लेकिन अब तुम पहले से बहुत ही ज्यादा बदल चुकी हो। तुम अपना ख्याल रख सकती हो, दूसरों से मुकाबला कर सकती हो। इस चीज से मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। मैं बस इतना चाहता हूँ कि उन लोगों को गलती की सजा मिलनी चाहिए और उन्हें नर्क में जाना चाहिए। ये सुनकर वही कहते हैं कि उन्होंने बहुत सारे गलत काम किए हैं, इसलिए वो नर्क में तो जरूर जाएंगे। कहते हैं कि जो काम उन्होंने कहा था उसने उन्हें कंप्लीट कर दिया है और आगे उसे और भी मदद चाहिए तो मिस्टर गू उसकी मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। ये सुनकर वे उसे कहती है कि इसमें अब आगे उन्हें ज्यादा कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे की सारी चीजें वो खुद ही संभाल लेगी। और वैसे भी वो कंपनी के लोगों की रियलिटी देखना चाहती है कि कौन उसके साथ है और कौन उसे धोखा दे रहा है, इसलिए उसे इस समय तो किसी की मदद नहीं चाहिए। ऐसा कहते हुए वो अंदर जाती है। अंदर जाते ही यहाँ का जो सुरक्षा गार्ड होता है वो उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम अंदर नहीं जा सकती हो। फिर थोड़ी देर ध्यान से देखने के बाद वो उसे कहता है कि अच्छा, तो तुम हमारी कंपनी की पुरानी मालकिन हो ना, जिसने कंपनी को बर्बादी की हालत पे लाकर खड़े कर दिया और एक लड़के के साथ भाग गई मजे करने के लिए। तुम वापस किस लिए आई हो? वे जब ये सब कुछ अपने बारे में सुनती है तो उसे बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है। वो समझ आती है कि इसके पीछे उसकी बहन ही हो सकती है। फिर भी वो उससे पूछती है कि बताओ ये सारी बातें ऑफिस में किसने फैलाई। वो उसे जवाब नहीं देता है। तो वो उसे कहती है कि जाओ और अपने टीम लीडर को बुला कर लेकर आओ, क्योंकि मुझे उससे कुछ बात करनी है। लेकिन जो गार्ड होता है वो सिक्योरिटी टीम के लीडर को बुलाने से साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि इस कंपनी के मालकिन ने साफ शब्दों में कहा है कि मैं तुम्हें अंदर आने नहीं दूं, इसलिए अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें दूसरे तरीकों से भी बाहर निकाल सकता हूँ। तभी यहाँ पे एक दूसरा सिक्योरिटी गार्ड आता है, जो कि पहले सिक्योरिटी गार्ड को वे के बारे में कुछ भी गलत सलत बोलने से रोकता है और कहता है कि वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं हो सकती है, क्योंकि लास्ट टाइम जब उसकी मॉम की तबीयत खराब हुई थी तब इन्होंने ही उसकी मदद की थी और वो भी बिना क्वेश्चन किए और बिना सैलरी कट किए, इसलिए उन्हें उनके ऊपर पूरा भरोसा है। ऐसा कहते हुए वो अपने सीनियर को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन इससे सीनियर गुस्सा हो जाता है और अपने जूनियर को थप्पड़ मार देता है। साथ ही वो वेई के कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठाता है, उसके बारे में बहुत सारी गलत बातें करता है, जिसे सुनकर जूनियर उसे रोकने की कोशिश करता है। तो वो फिर से उसके ऊपर हाथ उठाने वाला होता है, लेकिन इस बार वेई उसका हाथ पकड़ लेती है। फिर वो हाथ को बहुत ही जोर से पकड़ती है, जिससे उसे दर्द फील होने लगता है। वो हाथ को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वेई उसे धक्के से नीचे गिरा देती है, जिससे जो सीनियर गार्ड होता है वो गुस्सा हो जाता है और तुरंत ही वेई को यहाँ से निकालने के लिए अपने लीडर को बुलाने लगता है। तभी अचानक से यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर भी आ जाता है और वेई को देखते ही वो उसकी इंसल्ट करने लगता है, उसकी बेइज्जती करने लगता है। वो वर्कर से कहता है कि अरे ये तो हमारी पुरानी बॉस है ना, जो कि हमारी कंपनी के पैसे लेकर भाग गई थी, जिसके बाद कंपनी ने वर्कर को पैसा नहीं दिया। अगर ऐसी लेडी को मैं बाहर जाने देता हूँ तो ये गलत होगा ना, अच्छा होगा कि हम इसे पुलिस के हवाले कर दें। इस तरीके से वो वेई को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। वेई उसकी बातें सुनती है और कहती है कि याद है आज से 3 साल पहले तुम मेरे पास आए थे, तुम्हें कहीं पे भी जॉब नहीं मिल रही थी, इस वजह से तुम्हारी पत्नी तुमसे डाइवोर्स लेना चाहती थी। उस समय तुम मेरे पैरों में गिड़गिड़ा कर मुझसे नौकरी की भीख मांग रहे थे। उस समय मैंने तुम्हारे काम को नोटिस किया था और इसलिए मैंने तुम्हें उसी समय प्रोजेक्ट मैनेजर बना दिया था। मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि अगर मैं 7 दिन ऑफिस नहीं आती हूँ तो लोग मेरे साथ इस तरीके से बर्ताव करेंगे। प्रोजेक्ट मैनेजर कहता है कि मुझे गलत मत समझो, लेकिन जिस तरीके से तुमने कंपनी को बर्बाद किया और कंपनी को छोड़कर चली गई, कंपनी का कोई भी पर्सन तुम्हें देखना नहीं चाहता है, सभी तुमसे नफरत करते हैं। यहाँ तक कि यहाँ के जो सफाई कर्मी हैं वो भी तुम्हारे फोटो पे थूकना चाहते हैं। यहाँ इकलौता मैं ही ऐसा पर्सन हूँ जो कि पुरानी बातें याद करके तुम्हारे साथ अब भी अच्छी तरीके से बात कर रहा हूँ। प्रोजेक्ट मैनेजर की बातें सुनकर जो जूनियर सिक्योरिटी गार्ड होता है वो उसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि पक्का कोई गलतफहमी हुई है, क्योंकि वेई मैडम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती हैं जैसा उनके बारे में कंपनी में कहा जा रहा है। अब जूनियर तो इन सभी को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजर इससे भड़क जाता है और इसे कहता है कि अब तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है, अब यहाँ से तुम फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाओ और वहाँ से पैसे लेकर इस जॉब को छोड़ दो। ये सुनकर जूनियर डर जाता है, क्योंकि उसके घर पे उसकी बीमार माँ थी, इसलिए वो जॉब की रिक्वेस्ट करने लगता है। ये देखकर वही उसे कहती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ ही दिन के अंदर मैं कंपनी को वापस ले लूंगी और उसके बाद तुम्हें अच्छी पोस्ट पे फिर से लाऊंगी।
ये बात सुनकर प्रोजेक्ट मैनेजर हंसने लगता है, क्योंकि वो कभी भी नहीं सोच सकता है कि वे इस कंपनी को खोने के बाद दोबारा से उसे पा सकती है। वो उससे कहता है कि अच्छा होगा कि तुम दिन में सपने देखना बंद कर दो और रात को अच्छी तरीके से नींद लो। वही कहती है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा निडर हो, तुम ऐसे इंसान से पंगा ले रहे हो जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। इसके बाद वो अंदर जाने की कोशिश करती है। वेल, ये बात अलग है कि ये लोग रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपनी पावर का यूज करते हुए आसानी से अंदर चली जाती है। वहीं हम दूसरी तरफ कंपनी के अंदर बोर्ड मीटिंग देखते हैं, जिसमें कई सारे बोर्ड मेंबर आए होते हैं और साथ में यहाँ पे चैन भी होती है। बात करने से हमें पता चलता है कि इनमें से लगभग सारे के सारे लोग चैन के साथ मिले हुए थे जब वो अपनी बहन को जान से मारकर इस कंपनी में अपना हक जमाने की कोशिश कर रही थी। सभी लोगों ने उसे एक्सेप्ट किया था और उसे सपोर्ट किया था, लेकिन जब वो अचानक से वापस आ जाती है तब वो उसे क्वेश्चन करते हैं, जिससे वो इन सभी पे गुस्सा होती है और कहती है कि सभी गंदे काम मैंने किए हैं, लेकिन फिर भी इल्जाम मेरे ऊपर लगाया जा रहा है। वैसे मैं तुम सभी को बता दूं कि मेरी बहन वापस आ चुकी है, लेकिन जब वो वापस आई है तब वो पहले जैसी बिल्कुल भी नहीं है। वो बिल्कुल ही हेल की राक्षस के रूप में लौटी हुई है। इसलिए अच्छा होगा कि जब वो यहाँ पे आकर तुम लोगों से बात करने की कोशिश करे तो तुम लोग उसके साइड ना जाओ, नहीं तो अगर तुम ऐसा करते हो तो सबसे पहले वो तुम्हें ही खत्म कर देगी। ये सुनकर लोगों को पूरी बात समझ नहीं आती है, जिससे वो पूरी बात पूछते हैं और कहते हैं कि आखिर वो क्या चाहती है कि जब वो आए तो वो लोग क्या करें। चैन कहती है कि ज्यादा कुछ नहीं, उन सभी को उसकी बहन से कम बात करने होंगे और जब वो यहाँ पे आए तो उन्हें उसके ऊपर इल्जाम लगाना होगा कि वो कंपनी को बर्बाद करना चाहती थी, जिसके लिए उसने कंपनी के सारे पैसे लेकर कंपनी को ऐसे ही छोड़कर भाग गई। इसके बाद चैन कुछ पेपर सामने रखती है और कहती है कि मैंने इसमें सभी के हिस्से बांट दिए हैं, अगर कोई इसी वक्त यहाँ से जाना चाहता है तो जा सकता है, नहीं तो बाद में जाने का मौका नहीं मिलेगा। तभी सामने से दरवाजा ओपन होता है और वे अंदर आती है। वो कहती है कि किसी को भी अब यहाँ से जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं किसी को यहाँ से बाहर जाने ही नहीं दूंगी। मुझे सभी से बात करना है, वो भी एक साथ। ये देखकर चैन से कहती है कि तुम्हारा एटीट्यूड तो अभी कम नहीं हुआ, तुमने इतनी सारी गलती की, कंपनी के काफी सारे पैसे लेकर विदेश भाग गई जहाँ पे तुमने मौज मस्ती की, और जब पैसे खत्म हो गए तब तुम वापस आ गई फिर से कंपनी की मालकिन बनने के लिए। तुम्हें क्या लगता है कि ये सारी चीज इतनी ज्यादा आसान है? अब सभी को तो रियलिटी पता होती है, लेकिन फिर भी सभी जानबूझकर झूठ बोल रहे होते हैं और एक करके उसके ऊपर इल्जाम लगा रहे होते हैं कि ये सारी बातें सच है। वो कंपनी को डुबाना चाहती है, पैसे लेकर भाग जाती है और लोगों के साथ मौज मस्ती करती है। उसे इस कंपनी की मालकिन बनने का कोई भी हक नहीं है। इसके बाद ये लोग इसे जेल भेजने की धमकी भी देने लगते हैं। सबकी बातें सुनने के बाद वे कहती है कि अच्छा, आप लोग तो मेरे साथ बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो ना। शुरुआत से ही मैं इस कंपनी को बड़ा बनाने के लिए धीरे धीरे मेहनत करती आ रही हूँ। शुरुआत से ही मैंने सारे रिस्क अकेले लिए और कंपनी स्टार्ट होने पे आप लोगों ने बस थोड़े से पैसे दिए थे। बस इतना करने के बाद आपको ऐसा लगता है कि आपके पास ऐसा हक है कि आप मेरी कंपनी को मुझसे छीन सको। और रही मेरी बहन की बात, तो वो स्टार्टिंग से ही मेरी कंपनी मुझसे चुराना चाहती है और आप लोग इन सारी चीजों में उसका साथ दे रहे हो, जिसपे झूठ मूठ कर आप लोगों ने नाटक किया और मुझ पे इल्जाम लगाया कि मैं अपनी कंपनी के पैसे लेकर भाग गई। वही की बातें सुनकर एक वर्कर और जूनियर सिक्योरिटी गार्ड दोनों सामने आते हैं और कहते हैं कि वही मैडम सही बोल रही है। लेकिन चैन तुरंत ही उन दोनों को शांत कर देती है और कहती है कि अब कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि ये कंपनी अब मेरे हाथों में है और मैं किसी भी तरीके से इस कंपनी को तुम्हारे हाथों में नहीं जाने दूंगी। इसलिए अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। वही कहती है कि अच्छा, इतना ज्यादा एटीट्यूड, मेरी कंपनी छीनने के बाद तुम मेरे ऊपर ही एटीट्यूड दिखा रही हो। तुम तो बस ये देखो कि किस तरीके से मैं थोड़ी ही देर के अंदर अपनी कंपनी को वापस पाती हूँ। चैन कहती है कि ऐसा कभी भी नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे पास अब कोई भी रास्ता नहीं है। ये सुनकर वो उसे कहती है कि अच्छा, ऐसी बातें तो चलो, जो तुमने मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं उसे साबित करो और मुझे सबूत दिखाओ। ये सुनकर चैन अपने पास से एक पेपर निकालती है जिसमें उसके साइन होते हैं और उसमें लिखा होता है कि वे ने अपने अकाउंट से 300 मिलियन से भी अधिक पैसे एक फॉरेन पर्सन को ट्रांसफर किए हुए हैं। इस पेपर को लेती है और चेक करके समझ आती है कि इसके पीछे भी चैन है, उसने जरूर पेपर में कुछ न कुछ छेड़खानी की होगी। इसके बाद वो सभी पर्सन से कहती है कि ये पेपर्स नकली है, जिसे मैं साबित आसानी से कर सकती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप में से कितने पर्सन है जो कि मेरे ऊपर विश्वास करते हैं। कितने लोगों को मेरी बहन की तरह ऐसा लगता है कि मैंने कंपनी को डुबाने की कोशिश की है। ऐसे मैं आपको बता दूं कि कंपनी को स्टार्टिंग से ही मैंने स्टार्ट किया है, तो मेरा कोई भी इरादा नहीं होता है इस कंपनी को बर्बाद करने का। इसकी बातें सुनकर चैन को डर होता है कि वर्कर इसकी साइड ना हो जाए, इसलिए वो सबको धमकी देती है और कहती है कि अगर कोई भी उसकी बहन की साइड होता है तो वो उसे उसकी बहन की तरह उसे गुनहगार समझते हुए उसे भी जेल भिजवा देगी। लेकिन ऐसा कहने के बावजूद भी जो छोटे वर्कर होते हैं और जिनकी पोस्ट नीचे होती है वो वे पे ही भरोसा करते हैं, क्योंकि वो वे को अच्छी तरीके से जानते हैं। हालांकि जो बड़े लोग होते हैं वो तो उसके ऊपर भरोसा नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें पैसा मिलने वाला था। और इतने से चैन भी नहीं डरती है। वो अपनी बहन को धमकाती है और कहती है कि चुपचाप यहाँ से चली जाओ, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाकर तुम्हें अच्छी तरीके से पनिशमेंट दिलवा सकती हूँ। ये सुनकर वो उसे कहती है कि अच्छा आइडिया है, मुझे पुलिस को बुला लेना चाहिए। ये सुनकर चैन पुलिस के पास अपनी बहन की कंप्लेंट कर देती है कि वो कंपनी के पैसे लेकर भाग गई है। अभी वे भी पीछे नहीं हटती है, वो भी किसी के पास कॉल करती है और वो भी ऐसे वैसे पर्सन के पास नहीं बल्कि प्रेसिडेंट कियांग के पास, जो कि इंडस्ट्रियल बैंक के इकलौते मालिक होते हैं। उनका बैंक वर्ल्ड वाइड फेमस होता है, इसलिए तो बड़े बड़े करोड़पति भी उनके साथ मिलकर काम करने के सपने देखते रहते हैं। और वे उनके पास डायरेक्टली कॉल कर देती है और अपनी बहन की कंप्लेंट कर देती है कि उसकी बहन ने कंपनी के पैसों को गलत तरीके से किसी और के अकाउंट में ट्रांसफर किया है। अब प्रेसिडेंट कियांग भी वे की असली पहचान जानते थे, इसलिए वो उसे
तुरंत ही हाँ कर देते हैं, लेकिन बाकी लोगों को वेई की असली पहचान नहीं पता थी, इसलिए उन लोगों को ऐसा लगता है कि शायद वो ऐसे ही हवा में बातें कर रही है। और उसकी बहन तो उसके मजाक उड़ाने लगती है और कहती है कि एक छोटी सी कंपनी की प्रेसिडेंट बनने के बाद तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पास इतने पावर है कि तुम प्रेसिडेंट कियांग के साथ डील कर सको और उन्हें ऑर्डर दे सको कि वो तुम्हारा काम करें? क्या तुम कोई बड़ी जज हो जो कि अपने फरमान जारी कर रही हो? ये सुनकर तो वो हाँ में जवाब देती है, लेकिन उसकी बहन को ये भी गलत लगता है और वो हंसने लगती है। फिर वो वेई को पागल कहती है और बाकियों को भी उसके ऊपर भरोसा ना करने के लिए कहती है। लेकिन तभी बाहर से किसी की आवाज आती है। तुरंत ही कई सारे बॉडीगार्ड आ जाते हैं और सभी लोग गेट की तरफ देखने लगते हैं, जहाँ पे गेट पे प्रेसिडेंट कियांग का पर्सनल असिस्टेंट होता है। उन्हें देखकर तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं और आपस में ही गॉसिप करने लगते हैं कि क्या वेई इतनी ज्यादा ताकतवर है कि उसकी पहचान प्रेसिडेंट कियांग तक है। तभी असिस्टेंट उन सभी से पूछता है कि आप लोगों में से प्रेसिडेंट लिन कौन है। अब उसने पूरा नाम नहीं लिया होता है, सिर्फ सर नेम लिया होता है, जिस वजह से छोटी बहन चैन को ऐसा लगता है कि शायद उसके बारे में ही बातें की जा रही है, इसलिए वो तुरंत ही अपना नाम आगे कर देती है और कहती है कि जिसे वो ढूंढ रहे हैं वो वही है। वे उसे ऐसा करते हुए देखती है और कहती है कि तुमने अभी अभी पुलिस स्टेशन कॉल किया था, तो तुम्हारे कॉल के बाद यहाँ पे ऑफिसर को आना चाहिए था ना, और तुम्हें उनसे बात करनी चाहिए, तो तुम आखिर उससे बातें क्यों कर रही हो? ये सुनकर चैन उससे गवार कहती है और कहती है कि तुम्हें नहीं पता है कि बड़े लोगों के साथ किस तरीके से बिहेव किया जाए, और वैसे भी अब मैं इस कंपनी की प्रेसिडेंट हूँ, तो जाहिर है वो मुझसे ही मिलने के लिए आए होंगे। ये सुनकर असिस्टेंट एक बार फिर से उन दोनों के पास आता है और पूछता है कि आप दोनों में से प्रेसिडेंट लिन कौन है, क्योंकि उनके बॉस ने कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मिसेस लिन को देने के लिए कहे हैं। ये सुनकर चैन आगे बढ़ती है और खुद को प्रेसिडेंट लिन के रूप में इंट्रोड्यूस करती है। इसके बाद वो सोचती है कि शायद इस डॉक्यूमेंट के अंदर उसकी बहन के खिलाफ कोई सबूत हो सकते हैं जिससे वो उसे हरा सकती है, और फिर वो इसके बारे में असिस्टेंट से बात भी करती है। ये सुनकर असिस्टेंट को कुछ डाउट होता है, इसीलिए वो उसे पूछता है कि क्या मैं आपका पूरा नाम जान सकता हूँ। बस यहीं पे उससे गलती हो जाती है। वो अपना पूरा नाम जैसे बताती है, असिस्टेंट गुस्से में उससे जोरदार थप्पड़ लगा देता है और कहता है कि तुम जो पर्सन नहीं हो, आखिर वो पर्सन बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो? मेरे बॉस ने मुझे साफ शब्दों में कहा था कि मुझे इन पेपर्स को प्रेसिडेंट लिन को देना होगा, जिनका पूरा नाम लिन वेई है। अब बड़ी बहन का नाम सुनकर तो छोटी बहन के पसीने छूटने लगते हैं। बेचारी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती है कि वेई की पहचान इतने बड़े बड़े लोगों के साथ भी हो सकती है। इसके बाद असिस्टेंट उसके सामने झुकता है, उसे पेपर्स देता है और कहता है कि इस पेपर में वो सारी इंपॉर्टेंट जानकारी है जिसे वो ढूंढ रही थी। फिर वो पूछता है कि क्या वो उसके काम से संतुष्ट है। वो हाँ में जवाब देती है। इसके बाद वो पर्सन वहाँ से चला जाता है। फिर वेई अपनी बहन से कहती है कि थोड़ी देर पहले तुम मुझसे सबूत मांग रही थी ना, इसमें वो सारे एविडेंस है कि तुमने किस तरीके से मेरी आइडेंटिटी का गलत तरीके से यूज किया। मेरी आइडेंटिटी का यूज करते हुए तुमने कई सारे पैसे विदेशी अकाउंट में ट्रांसफर किया और सारा का सारा इल्जाम मेरे ऊपर लगा दिया। सबूत सामने आते ही सभी के सामने चैन की असली पहचान सामने आ जाती है और सभी लोग उसे ब्लेम करने लगते हैं कि वो कितनी ज्यादा घटिया लड़की है कि उसने अपनी बहन की कंपनी हड़पने के लिए ये सारी चीजें कर ली। जो शेयर होल्डर होते हैं वो भी इसमें उसका साथ नहीं देते हैं, उल्टा उसे ही गुनाहगार समझ रहे होते हैं। सभी की बातें सुनकर उसका दिमाग खराब होने लगता है। वो चीजों को तोड़ने फोड़ने लगती है और कहती है कि हाँ मैं तुम्हें बर्बाद करना चाहती थी, लेकिन अब छुपन छुपाई वाला बहुत ही ज्यादा खेल हो गया। ऐसा कहते हुए वो किसी के पास कॉल करती है और कहती है कि जल्दी से उन सभी को अंदर भेजो। ये सुनकर वे उससे कहती है कि लास्ट टाइम जो कुछ भी हुआ था उन चीजों से तुम कुछ नहीं सीखी हो ना, कितने भी लोगों को क्यों ना बुला दो, इस बार में मैं तुम्हें आसानी से हरा दूंगी। ये सुनकर वो उसे कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि इस बार भी मैंने तुम्हें हराने के लिए गुंडे बुलाए होंगे? इस बार मैंने तुम्हें सबक सिखाने के लिए जिसे बुलाया है ना, वो आम पर्सन नहीं है, वो अंडरवर्ल्ड के डॉन है, जिन्हें लोग डर से फाइटर टाइगर कहते हैं। अब ये नाम सुनकर तो सभी लोग डरने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने भी उस गुंडे के बारे में बहुत बातें सुनी थी कि वो बहुत ही ज्यादा खुखार है। कर्मचारी ये सुनकर डरने लगते हैं। तभी चैन सभी को एक मौका देती है और कहती है कि जो भी बचना चाहता है वो मेरे साथ आ जाए, लेकिन उससे पहले तुम सभी को आगे बढ़ के अपने बॉस को थप्पड़ मारना होगा, उसके बाद ही मुझे पता चलेगा कि तुम लोग मेरी साइड हो। चलो जल्दी करो, वो बहुत ही जल्द यहाँ पे आने वाला है। अब ये सुनकर तो वर्कर डरने लगते हैं। फिर जो जूनियर गार्ड होता है वो बॉस से कहता है कि आप यहाँ से निकल जाओ जब तक वो यहाँ पे नहीं आता है। ये लोग दरवाजा बंद करने की धमकी देने लगते हैं। अब चारों तरफ डर का माहौल होता है। फिर भी वे शांत रहती है और चैन अपने लोगों से उसे मारने के लिए कहती है। तभी यहाँ पे सफाई करने वाली आंटी आ जाती है और कहती है कि चाहे मेरी जॉब क्यों न छूट जाए, मैं उसे बिल्कुल भी थप्पड़ नहीं मारने वाली हूँ। ऐसा कहते हुए वो वेई का साथ देने के लिए उसके साथ आकर खड़ी हो जाती है, लेकिन छोटी बहन को ये पसंद नहीं आता है, इसलिए तुरंत ही वो उनके ऊपर वार कर देती है। चोट लगने से आंटी के सर से ब्लड आने लगता है और ये देखकर वेई गुस्सा हो जाती है। वो तुरंत ही अपनी छोटी बहन के ऊपर हाथ उठा देती है और कहती है कि पैसों की वजह से तुम इतनी ज्यादा अंधी हो गई हो कि तुम्हें नहीं पता है कि तुम गलत कर रही हो। ऐसा करने के बावजूद भी चैन को बिल्कुल भी पछतावा नहीं होता है, इसलिए वो जोर से बोलकर अपने लोगों को बुला लेती है। जैसे वो लोग एंटर होते हैं सभी लोग उन्हें देखकर डरने लगते हैं। जो वो अंडरवर्ल्ड का डॉन होता है वो भी बड़े ही एटीट्यूड के साथ उसके पास आता है और कहता है कि बहन मुझे ये बताओ किसने तुम्हारे साथ गलत करने की कोशिश की, मैं उसे खत्म कर दूंगा। ऐसा कहते हुए वो वेई को डराने की कोशिश करता है। वेई कहती है कि मुझे पता है कि तुम अंडरवर्ल्ड के डॉन हो, लेकिन यहाँ पे तुम्हारे लिए यही बेस्ट होगा कि तुम यहाँ पे कोई सीन क्रिएट ना करो, क्योंकि मेरे पास इतने पावर्स हैं कि मैं एक फोन कॉल से तुम्हें अपने घुटने तक ला सकती हूँ। ये सुनकर तो इन लोगों को मजाक लगता है और वो उसके ऊपर हंसने लगते हैं।
वही कुछ नहीं कहती है, बस किसी के पास कॉल करती है और इस अंडरवर्ल्ड के लीडर की कंप्लेन करती है और कहती है कि अगर तुम यहाँ पे जल्द से जल्द नहीं आते हो तो मैं सारी चीजें खुद ही हैंडल कर लूंगी और उसके बाद जिस पोस्ट पे तुम इस समय हो वहाँ पे तुम्हें रहने का कोई भी जरूरत नहीं है। ये सुनकर वो इंसान डर जाता है और कहता है कि वो 5 मिनट में उसके पास पहुंच जाएगा। कॉल को रखने के बाद वो इन दोनों को एक मौका देती है और कहती है कि अच्छा होगा कि समय पूरा होने से पहले अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लो, नहीं तो बाद में। चैन को लगता है कि अब भी उसकी बहन बड़ी बड़ी बातें कर रही है और उस अंडरवर्ल्ड डॉन को भी ऐसा लगता है कि वो कुछ भी नहीं कर सकती है क्योंकि वो एक सिंपल सी लड़की है और इसीलिए वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन उसी वक्त बीच में आंटी आती है रोकने के लिए। उनके अपमान को होते हुए देखकर वही इनसे कहती है कि देखो अब तुम लोगों का बहुत ही ज्यादा हो रहा है, मैं अब तुम्हें बचने का मौका दे रही हूँ, इसलिए ये मत समझो कि मैं तुम्हें जाने दूंगी। अच्छा होगा कि तुम अपनी गलती एक्सेप्ट कर लो। लेकिन ये लोग तो समझ ही नहीं रहे होते हैं और तभी उस पर्सन के पास किसी का कॉल आता है जो कि उसके बड़े लीडर का होता है, इसलिए वो बात करने के लिए साइड में चला जाता है। फोन रिसीव करने के बाद उसे पता चलता है कि जिस लड़की से वो इस समय पंगा ले रहा है वो उसके बॉस की जज है और उसके पास इतनी पावर है कि वो थोड़ी देर के अंदर सभी को खत्म कर सकती है। इसलिए उसके लिए बेहतर होगा कि वो तुरंत ही उसके सामने जाए और उससे माफी मांगे। नहीं तो अगर वो ऐसा नहीं करता है तो मास्टर जब उसके पास आएगा तो वो उसे अच्छी तरीके से सबक सिखाएगा। ये सुनकर तो वो डर जाता है, डर के मारे उसके पसीने छूटने लगते हैं और तुरंत ही वो सभी चीजें ठीक करने के लिए अंदर की तरफ भागता है। वहीं दूसरी तरफ बहन तो अभी भी इस एटीट्यूड में होती है कि उसके सामने कोई भी खड़ा नहीं हो सकता है, इसीलिए वो वेई को दबाने की कोशिश करती है, सभी को डराती है और कहती है कि जल्दी करो। अब धीरे धीरे लोग डरने लगते हैं। कई सारे लोग अपनी मजबूरी की वजह से थप्पड़ मारने के लिए मान जाते हैं, कई सारे लोग अब भी इस काम को करने से मना कर रहे होते हैं। तब चैन धीरे धीरे उनके समय को खत्म कर देती है और उसी वक्त वहाँ पे वो अंडरवर्ल्ड का डॉन भी आता है। उसे देखकर चैन इससे कहती है कि ये लोग मेरी बातें आसानी से समझ नहीं रहे हैं, इसलिए अच्छा होगा कि तुम अपने तरीके से इन्हें समझा दो। लेकिन वो तो उसके सामने आता है और जोरदार उसे थप्पड़ लगा देता है। वो बेचारी समझ नहीं पाती है, इसलिए वो आगे बढ़कर उसे फिर से समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो तो उसे धक्का देते हुए वेई के सामने झुक जाता है और उससे माफी मांगने लगता है और कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए जज कि मैंने आपको पहचाना नहीं। वो लगातार उसे जज कह के पुकारने लगता है और उससे माफी मांगने लगता है। छोटी बहन को ऐसा लगता है कि वो पागल हो गया है, इसलिए वो उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे फिर से थप्पड़ मारता है और कहता है कि तुम्हारी औकात नहीं है जज के सामने खड़े होकर उसकी बदतमीजी करने की। ये सुनकर वो उसे समझाती है कि वो उसकी बहन है, उसके पास इतनी ताकत नहीं है जैसा वो बता रहा है। तब अंडरवर्ल्ड का डॉन कहता है कि तुम्हें नहीं पता है कि वो कितनी ज्यादा ताकतवर है, यहाँ तक कि मेरे बॉस के बॉस भी उनके सामने झुकते हैं क्योंकि वो जज है और इसलिए तुम्हें भी उसके सामने झुकना चाहिए। वेई की असली पहचान सुनकर बाकी लोग भी डरने लगते हैं, लेकिन बहन अब भी मानने को तैयार नहीं होती है कि वेई उससे हर एक चीज में आगे हो सकती है जिसपे वो नकली होने का इल्जाम लगाती है। लेकिन ये जो गुंडे होते हैं वो उससे पकड़ लेते हैं और उसके सामने झुका देते हैं। यहाँ तक पहुँचते ही वो तुरंत ही वेई से माफी मांगने लगती है। उसने उससे जो कुछ भी छीना होता है वो सब कुछ वापस देने का फैसला करती है, लेकिन वेई फिर भी उससे माफ नहीं करती है, जिसपे वो पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है कि मैं तुम्हारे भाई को खत्म कर दूंगी अगर तुम मेरे साथ कुछ भी गलत करती हो तो। वेई ये सुनकर गुस्सा हो जाती है क्योंकि इस दुनिया में इकलौता वही ऐसा पर्सन होता है जिसके वो करीब होती है, इसीलिए वो गुस्से से अपना खंजर निकाल लेती है। ये देखकर वो अंडरवर्ल्ड का डॉन डर जाता है और तुरंत ही सभी को यहाँ से चले जाने के लिए कहता है, जिसके बाद वो अपने पावर का यूज करते हुए पहले चैन को बहुत ही बुरी तरीके से डराती है, बाद में वो उसके साथ भी वैसा ही करती है जैसा हमेशा से चैन उसके साथ करते आ रही थी, जिसके लिए वो अपने पावर का यूज करते हुए उसे एक ऐसी दुनिया में भेज देती है जहाँ पे उसे कोई भी प्यार नहीं करता है। सबसे पहले वो जिनहाओ से मिलती है जिसे वो बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन उसके सामने ही जिनहाओ उसे प्यार करने से मना कर देता है और उसके सामने वेई को चूज करता है, ये कहते हुए कि वो उससे प्यार करता है ना कि चैन से। ये सुनकर उसे बहुत ही ज्यादा दुख होता है। वो अपने प्यार को पाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन उसका प्यार उसे देखना भी नहीं चाहता है। वो इन सारी चीजों से बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगती है। उसे ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें उसके सपने में हो रही है, जिससे वो निकलने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। तभी वहाँ पे उसके पेरेंट्स भी आ जाते हैं और उसके पेरेंट्स भी उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, उससे थप्पड़ मारते हैं, खुद से इग्नोर करते हैं। चैन अपने परिवार में पूरी तरीके से अकेली पड़ जाती है। वो ये सारी चीजें पहली बार फील कर रही होती है, जिस वजह से वो समझ नहीं पाती है कि वो आखिर इन सारी चीजों से किस तरीके से बाहर निकले। चैन के साथ ये सारी चीजें पहली बार हो रही थी, जिस वजह से वो अपने आप को बहुत ही ज्यादा अकेला फील करने लगती है और वेई से माफी मांगती है और कहती है कि वो सब कुछ ठीक कर देगी, बस उसे असली लाइफ में वो उसे भेज दे। लेकिन वेई भी उसकी बातें नहीं सुन रही होती है। वो अपने पेरेंट्स के पास आती है, उनसे कहती है कि वो उनकी रियल डॉटर है, इसलिए वो उन्हें अपनाए, लेकिन पेरेंट्स भी उसकी कोई भी बातें नहीं सुन रहे होते हैं। धीरे धीरे उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो रही होती है, लेकिन वेई उससे अभी भी नहीं छोड़ती है। वो उसके कर्मों को उसे दिखाने लगती है, जिसे देखकर तो उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि वो जोर से चीखने लगती है। तब जाकर वेई अपने पावर का यूज करते हुए उसे वापस से असली दुनिया में लेकर आती है और इसे खत्म करने वाली होती है। लेकिन तभी चैन अपनी जान बचाने के लिए उससे कहती है कि मैं तुम्हारे रियल पेरेंट्स के बारे में बता सकती हूँ कि तुम्हारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स की डेथ कैसे हुई थी। ये सुनकर वो उसके गले को पकड़ लेती है और कहती है कि जल्दी से बताओ। वो हंसती है और कहती है कि अगर तुम मेरी जान ले लोगी तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी इसके बारे में नहीं बताऊंगी। इसके बाद वो उसके सामने अपनी कंडीशन रखने लगती है कि उसे छोड़ देना होगा, उसके बाद ही वो सारी बातें बताएगी। लेकिन वेई को उसका एटीट्यूड पसंद नहीं आता है। वो कहती है कि तुम मेरे लेवल की नहीं हो कि जो तुम मेरे साथ कोई भी डील कर सको।
इसके बाद वो अपने पावर का यूज करती है और उसे भी थोड़े पलों के लिए नर्क में भेज देती है। जैसे वो नर्क में जाती है और वहाँ की चीजों को देखकर वापस आती है, उसकी भी हालत बाकियों के लोगों की तरह खराब हो जाती है और वो कुछ भी बोलने के लायक नहीं बचती है। वो पागलों की तरह बिहेव करने लगती है और यहाँ से चुपचाप चली जाती है। जिसके बाद वे उस अंडरग्राउंड पर्सन के हाथों में बाकी लोगों को सौंप देती है जो कि उसके साथ धोखा देने की कोशिश कर रहे थे, और फिर वो वहाँ से चली जाती है ये कहते हुए कि जब वो अपने बॉस से मिले तो उसके बॉस को उसके घर पे वो भेज दे क्योंकि वो उसे मिलना चाहती है। दूसरी तरफ हम उसी पर्सन को देखते हैं जिसका नाम जिन हा होता है। वो मास्टर के साथ बैठकर कुछ तैयारियों के बारे में बात कर रहा होता है। तभी मास्टर के हाथ से चाय की प्याली टूट जाती है, जिससे उन्हें तुरंत ही शक हो जाता है कि चैन के साथ कुछ न कुछ गलत हुआ होगा। वो तुरंत ही उसे बचाने के लिए कहते हैं, लेकिन जिन हाउ उन्हें जाने से रोकता है। तब वो कहते हैं कि वो मेरी साय में है, मैं उसके साथ कुछ भी गलत होने नहीं दूंगा। और इसके बाद वो खुद ही उसकी जान बचाने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। उसके जाते ही जो जिन हाउ होता है वो किसी के पास कॉल करता है। कुछ समय के बाद दूसरी तरफ हम भाई को देखते हैं, घर पे बैठे हुए अपनी बहन का इंतजार कर रहा होता है। काफी समय बीत गया होता है, इसलिए उसे उसकी फिक्र हो रही होती है। और तभी यहाँ पे उसके डैड आ जाते हैं, जो कि बहाने से उसे दरवाजा खोलने पे मजबूर करते हैं। पहले तो वो साफ साफ मना कर देता है, लेकिन जब डैड उसकी बहन के बारे में बात करने लगते हैं कि वो इसमें प्रॉब्लम है, तो वो अपने आप पे कंट्रोल नहीं रख पाता है और दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। लेकिन एक पल के लिए उसे शक होता है, जिसके बाद वो अपनी बहन के बारे में पूछता है कि एक्चुअली में उसकी बहन के साथ क्या हुआ है। तब फिर से डैड इतनी चालाकी से उसके सामने झूठ बोलते हैं कि भाई आसानी से उसके जाल में फंस जाता है और दरवाजा खोल देता है। फिर दरवाजा जैसे ही खुलता है, यहाँ पे 2 बॉडीगार्ड आ जाते हैं जो कि भाई को पकड़ लेते हैं। इसके बाद डैड भाई के थ्रू उसकी बहन को उकसाने की कोशिश करते हैं और साथ ही उसे डराने की भी कोशिश करते हैं। उसके पास कॉल करते हैं और उसे हार मानने के लिए कहते हैं और सब कुछ छोड़कर यहाँ से चले जाने के लिए कहते हैं। लेकिन वे उनकी बातें नहीं सुनती है। वो कहती है कि तुम लोगों को क्या लगता है कि अगर तुम कहोगी तो मैं हार मान लूंगी। डैड कहते हैं कि अभी भी तुम्हारा इकलौता भाई मेरे पास है, अगर तुमने कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश की तो वो अकेला भाई भी नहीं रहेगा। वही कहती है कि क्या मैं इतनी पागल तुम्हें दिखती हूँ, मेरा इकलौता भाई है और मैं बिना बेकम प्लान के उसे ऐसे ही छोड़ दूंगी। वैसे क्या तुम्हें अपनी बेटी के बारे में पता है कि वो इस समय कहाँ पे है? उस बेचारी ने तो पुलिस स्टेशन में जाकर खुद को सरेंडर ही कर लिया है। अगर तुम्हें मेरी बातों पे भरोसा नहीं है तो कुछ समय के बाद पुलिस आकर तुम्हें लेकर जाएगी, तो वहाँ पे देख लेना। डैड को उसकी बातों पे भरोसा नहीं होता है। वो भाई को पीटने के लिए कहते हैं, लेकिन उसी समय जैसे फोन करता है यहाँ पे वही पहुंच जाती है। वो देखती है कि उन्होंने उसके भाई के पैर को तोड़ दिया है, लेकिन फिर भी वो इसमें थोड़ी सी शांत रहती है। लेकिन उसके शांत रहने पे तो डैड इसे कमजोर समझ लेते हैं और उसे कई सारी बातें सुनाने लगते हैं और सामने झुककर उससे माफी मांगने के लिए कहते हैं। वो कहती है कि आपके पास समय है, अगर आप माफी मांग दो तो मैं आपको छोड़ सकती हूँ। वो उसकी बातें सुनने से मना कर देती हैं और कहते हैं कि मैंने अभी भी तुम्हारे भाई के पैर तोड़ दिए थे। लेकिन जैसे वो दोबारा ध्यान से देखते हैं वो तो सही सलामत होता है। और तभी अचानक से उनकी हालत खराब होने लगती है। उनके अचानक से हाथ पैर काम करना बंद करने लगते हैं। ये देखकर जो उनके बॉडीगार्ड होते हैं वो डरने लगते हैं और कहते हैं कि आखिर ये सारी चीज कैसे हो रही है। तभी यहाँ पे अचानक से मास्टर की शिष्य आ जाते हैं। शिष्य को देखते ही पिता उसके सामने नाटक करने लगते हैं कि ये उनकी बेटी है, लेकिन उन पे दया नहीं कर रही है, बल्कि राक्षसी शक्ति पाने के बाद उन्हें नुकसान पहुंचा रही है। शिष्य पिता की बातों में आकर अपने पावर का यूज करते हैं और उसे ठीक कर देते हैं। इसके साथ ही वो अपने पावर का यूज करते हुए एक बिजली वाली ताबीज बनाते हैं और उसका यूज करते दोनों भाई बहन को कैद कर लेते हैं, ये सोचते हुए कि इसने कोई दुष्ट जादू सीख लिया है, उसे खत्म करना जरूरी है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि उनका सामना किससे हो रहा है। बेचारे शिष्य ने तो अपने बहुत सारे पावर का यूज करते हुए उसे खत्म करने की कोशिश की होती है, लेकिन वे के पास तो इतनी सारी शक्तियां होती हैं कि उसके ऐसे छोटे मोटे जादू तो उसे छू ही नहीं सकते हैं। वो अपने पावर का यूज करती है और बस एक उंगली का सहारा लेते हुए उसके जाल को आसानी से तोड़ देती है। शिष्य से बर्दाश्त नहीं होता है कि वो किसी से हार रहा है, इसलिए वो फिर से मुकाबला करता है, लेकिन फिर भी वही होता है, वो फिर से हार जाता है। ये देखकर वो फिर से तीसरी बार मुकाबला करता है और इस बार वो अपनी बहुत सारी शक्तियों का यूज करता है, अपने बहुत सारे स्ट्रॉन्ग मंत्र पढ़ता है ताकि वो इस बार उसे खत्म कर सके। लेकिन इस बार तो वही अपना खंजर बाहर निकाल देती है। उसका पावर का यूज करते हुए वो उसे एक ही बार में नर के दर्शन करा देती है और किसी को कुछ पता ही नहीं चलता है। इसके बाद वो शिष्य डर जाता है, यहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन अब उसके पास भागने का मौका नहीं होता है। वही अपने पावर का यूज करते हुए उसे भागने से रोकती है। तभी यहाँ पे एक और पर्सन आ जाते हैं जो कि शिष्य के गुरु होते हैं और यहाँ पे आते ही वो वही के सामने झुक जाते हैं। साथ ही वो शिष्य को डांटते हैं कि तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हें किसके साथ मुकाबला करना चाहिए। जिसके सामने तुम्हारे गुरु के गुरु शिष्य झुकाते हैं, तुम उनके साथ मुकाबला करने के बारे में सोच रहे हो। क्या तुम्हें अपनी जिंदगी पसंद नहीं है? अब पिता तो ये सब कुछ देखकर डर जाते हैं, वही के कदमों में आ जाते हैं और उससे माफी मांगते हैं। वही कुछ नहीं कहती है तो वो खुद को कई सारे थप्पड़ मारते हैं ताकि वो इससे उन्हें माफ कर दे। लेकिन वे के इरादे अब अपने डैड को माफ करने के बिल्कुल भी नहीं होते हैं। वो तो इतना ज्यादा गुस्से में होती है, उसके शब्द इतने ज्यादा कठोर होते हैं कि बाकी के 3 लोग उसे ऐसे देखकर डर के मारे भाग जाते हैं। वे अपने पिता से ज्यादा कुछ नहीं कहती है, बस उनसे ये पूछती है कि बताओ मेरे रियल पेरेंट्स की डेथ कैसे हुई थी। तब पिता उससे कहते हैं कि उसके रियल पेरेंट्स की
की डेथ में उनका बिल्कुल भी हाथ नहीं है। उसके पेरेंट्स की डेथ तो कार एक्सीडेंट में हुई थी और वो बाई चांस उस जगह पे पहुंच चुके थे। उसका परिवार गरीब था और उसके डैड एंड मॉम मर चुके थे। सिर्फ ये दोनों भाई बहन ही बचे थे, इसलिए उन्होंने उन दोनों को गोद ले लिया। लेकिन वेई को डैड की बातों पे भरोसा नहीं होता है। वो कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, इसलिए अच्छा होगा कि तुम सच्चाई बताओ। लेकिन डैड कहते हैं कि यही सच है। ये सुनकर वो उसे कहती है कि ठीक है, मैं इस बात का पता लगा लेती हूँ। ऐसा कहते हुए वो अपने खंजर को बाहर निकलती है, अपने पावर का यूज करती है और अपने डैड को वापस से उस दौर में भेज देती है जहाँ पे हम डैड को एक लॉरी में देखते हैं। जब वो सामान डिलीवर करने जा रहे होते हैं तभी वो जानबूझकर एक कपल को टक्कर मार देते हैं और लाश के पास जाने के बाद वो उसे कहते हैं कि मैंने अपना बदला ले लिया। तभी अचानक से एक दूसरी कार से उनकी टक्कर हो जाती है। वो भी मौत की कगार पे पहुंच जाते हैं और तभी कार के अंदर से वे निकलती है जो कि जज के रूप में होती है और साथ में उसका भाई होता है। अब जब डैड अपने आखिरी समय पे होते हैं तब उनसे झूठ नहीं बोला जाता है। वो अपनी सारी गलती एक्सेप्ट कर लेते हैं। पता चलता है कि डैड थे वो वे के रियल पेरेंट्स के कंपनी के एक वर्कर थे और उन्हें उनकी लाइफ से जलन होती थी, जिस चक्कर में उन्होंने एक बार जानबूझकर वे के पेरेंट्स का एक्सीडेंट करा दिया और उसके बाद उन्होंने सभी चीजें ऐसे रिप्रेजेंट की कि वे का परिवार गरीब था और उन्होंने उसे गोद ले लिया और जो उनके पास कंपनी है वो उनकी अपनी कंपनी है। हालांकि वो कंपनी उनकी थी नहीं, वो वे के पेरेंट्स की थी। लेकिन जुए की लत होने के कारण उन्होंने उस बड़ी सी कंपनी को भी बेकार कर दिया। बाद में वे ने अपनी सूझबूझ से एक फिर से नई कंपनी बनाई, लेकिन इन्होंने फिर से उसकी चीजें छीनने की कोशिश की। और वैसे जो चैन होती है वो इनकी अपनी बेटी होती है, इसलिए वो दोनों बेटी में इतना ज्यादा भेदभाव करते थे। जब सब कुछ सामने आ जाता है तब डैड बहुत ही ज्यादा गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन वे उन पे बिल्कुल भी रहम नहीं करती है। वो अपना खंजर निकालती है और उन्हें खत्म करने वाली होती, लेकिन उससे पहले अचानक से डैड खुद ब खुद खत्म हो जाते हैं। ये देखकर वो समझ नहीं पाती है कि हुआ क्या है। तभी यहाँ पे जिन हाव आ जाता है और कहता है कि मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जब तुम्हें जान से मारने की कोशिश की जा रही थी तो उस समय तुम जिंदा वापस लौटोगी, और वो भी जज के रूप में। मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब बातों बातों इसी पता चलता है कि ये पर्सन पहले वे का मंगेतर था जो कि इसके पास सिर्फ इसलिए आया था क्योंकि इसके पास बहुत सारे पैसे थे। फिर आगे धीरे धीरे जब बात खुलती है तब वे को ये भी पता चलता है कि इस पर्सन ने इसके मॉम एंड डैड जो कि इसके रियल पेरेंट्स थे उनके भी एक्सीडेंट में इसका ही हाथ था। सब कुछ जानने के बाद उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और तभी जो मंगेतर होता है वो अपने पावर का यूज करते हुए सभी को एक साथ कैद कर देता है, जो कि उस बड़े से मंदिर के पुजारी की शक्ति होती है। और उसके बाद वो उन्हें वहाँ पे बुलाता है क्योंकि स्वामी जी को ऐसा पता था कि ये लड़की गलत है और ये लोगों के साथ गलत करती है, तो वो उससे नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वे डायरेक्टली उन्हें रोकती है और कहती है कि आपको किसने बताया कि मैं ऐसी हूँ जैसा आप बता रहे हो। बाद में जब वो अपनी शक्तियों से गणना करके उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे होते हैं तब अपने पावर का यूज करती है और उनके घेरे को तोड़ते हुए अपनी असली पहचान उनके सामने उजागर कर देती है और बताती है कि वो असल में कौन है। उसकी पहचान जानने के बाद मास्टर के पास इतनी पावर नहीं होती है कि वो उसका मुकाबला करे, वो तुरंत ही उसके सामने झुक जाते हैं। अब इधर मंगेतर के प्लान खराब हो जाने की वजह से वो भड़क रहा होता है और उस पे अपना गुस्सा निकालने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसकी टाइमिंग इतनी ज्यादा खराब होती है कि उसी वक्त डेविल मास्टर उससे बात करती है और उसके खंजर में बाकी की शक्तियां सौंप देती है और उसके साथ ही उसने जो उसे काम करने के लिए कहा था वो काम पूरा हो जाता है। इसलिए वो उसे पूरी तौर से जज मतलब लॉर्ड ऑफ द डार्क हेल्थ सच में बना देती है। इसीलिए धीरे धीरे शक्तियां बढ़ती हैं और उसकी छोटी सी खंजर एक तलवार का रूप ले लेती है। खुश होती है और फिर वो अपने स्वामी का शुक्रिया अदा करती है और अपने काम को अभी से करना स्टार्ट कर देती है, जहाँ पे वो सबसे पहले अपने पेरेंट्स के कातिल से बदला लेती है और वो कोई और नहीं बल्कि मंगेतर ही होता है। वो उसे बाकियों की तरह ही सजा देती है, एक बार स्वर्ग के दर्शन करा देती है, जिस वजह से बेचारी की हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि वो शॉक के मारे वहीं पे मर जाता है। बाद से वो बाकी लोगों की भी मदद करती है, लेकिन वो कभी भी अपनी असली पहचान दूसरों को बताती नहीं है। और इसी स्वीट से सीन पे इस ड्रामे का दी एंड हो जाता है। वेल, आपको ये ड्रामा कैसा लगा, कहानी का एंड कैसा था, मुझे कमेंट में जरूर बताना। क्या हमारी हीरो ने अपना बदला अच्छी तरीके से लिया या फिर उसे कुछ और करना चाहिए था, आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले जिससे कि आप हमारे हर एक वीडियो से अपडेट रहे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और वीडियो पे हाइप करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।